तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी पूरी रिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने जो रिज़ाइन दिया है उसमें कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, किसको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि मैंने रिज़ाइन की जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे अपनाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। दोस्तों आपको पता होगा कि मैं रेलवे में पहले एज ए ट्रैक मेंटेनर के रूप में भर्ती हुआ था, और फिर मेरा जो आरआरसी लेवल 1 की जो भर्ती निकली 2019 में, जिसके एग्जाम हुई है और इसकी ज्वाइनिंग अभी चल रही है, उसमें दोस्तों मेरे को असिस्टेंट पॉइंट्समैन का पद मिला। और असिस्टेंट पॉइंट्समैन जो पद है, इसमें दोस्तों जो वर्क ऑफ नेचर है और प्रमोशन थोड़े अच्छे हैं, इस वजह से मैंने जो मेरी पुरानी भर्ती थी यानी कि ट्रैक मेंटेनर, उसको यहाँ पर रिजाइन दिया है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको रिजाइन की प्रोसेस बताऊँ तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने कोई भी रेलवे आवास ले रखा है, मतलब रेलवे क्वार्टर ले रखा है, तो सबसे पहले आपको उसको खाली करना पड़ेगा। और मेरा जो टाइम था, सबसे ज़्यादा मेरा टाइम है ना रेलवे क्वार्टर को खाली करने में लग गया। तकरीबन 3 दिन मेरे को रेल क्वार्टर खाली करने में लग गए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आपका जो भी रेलवे क्वार्टर है, रेलवे आवास है, उसको खाली करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी इंचार्ज लगता है, जैसे मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था तो हमारा इंचार्ज लगता था एसएससी। तो एसएससी के नाम पे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि मैं रेलवे सेवा से त्यागपत्र दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपना रेल आवास खाली करना चाहता हूँ। और एप्लीकेशन बड़ी सिंपल होती है, नॉर्मली जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं। बाकी मैं आप कोशिश करूँगा स्क्रीन के ऊपर मेरी जो एप्लीकेशन थी वो यहाँ पर दिखाने की। तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशन आपने लिखी है उसको आपको इंचार्ज को देनी पड़ती है, और उसकी कॉपी जो है वो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट जो होता है रेलवे क्वार्टर के अंदर, जो बिल सेटलमेंट करता है इलेक्ट्रिक का, तो उनको देना पड़ता है। वहाँ से जो भी पेंडिंग जो आपका बिल होता है इलेक्ट्रिक का, वो दोस्तों जमा कराना पड़ता है, और उसका जो बिल है उसका एमआर आपको अटैच करना होता है। इसके अलावा रेलवे में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग वर्क्स, वो दोस्तों रेलवे क्वार्टर के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होता है। उसको भी आपको एक कॉपी देनी पड़ती है, और उसके भी साइन आपको लेने होते हैं। तो 2 अलग अलग डिपार्टमेंट का आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर साइन लेने होते हैं, और उस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको ले जाना है आपके एसएससी ऑफिस में इंचार्ज के पास, और वहाँ फिर आपको रेजिग्नेशन के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, मतलब रिज़ाइन देने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। और वो दोस्तों आपको पहले लिखनी पड़ती है एसएससी के नाम की, मतलब जो भी आपका इंचार्ज लगता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसके नाम की आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। अब एप्लीकेशन जो है, देखो मेरा नॉन टेक्निकल था, तो मैंने अपने पर्सनल रीजन आपको बताने पड़ते हैं कि आप किस वजह से रिजाइन देना चाहते हैं। अब चूंकि मैंने प्लेन रिजाइन दिया था, सिंपल रिजाइन दिया था। अगर मैं टेक्निकल रिजाइन देता तो वहाँ पे दोस्तों मेरे को बताना पड़ता है कि मैं इस वजह से रिजाइन दे रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। लेकिन चूंकि मैं जो है नॉन टेक्निकल रिजाइन दिया था, इसको प्लेन रिजाइन, सिंपल रिजाइन बोलते हैं, तो उसमें आप अपना पर्सनल कारण दे सकते हैं कि मैं अपने निजी कारणों की वजह से या पारिवारिक कारणों की वजह से रेल सेवा से त्यागपत्र दे रहा हूँ। तो वो एप्लीकेशन आपको आपके एसएससी के नाम पे लिखनी पड़ती है, वो मैंने लिखी। और उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको 1 महीने की बेसिक और डीए जमा कराना पड़ता है। लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे जैसे ग्रुप सी में हैं तो कई उसमें क्या होता है, अलग अलग बॉन्ड होते हैं, लेकिन मैं लेवल 1 में था तो वहाँ बेसिक एंड डीए 1 महीने का जमा हुआ, जो तकरीबन शायद 27,000 था। तो वो मैंने जमा करवाया, और उसके बाद जो है मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी अपने इंचार्ज को। इंचार्ज ने फिर एप्लीकेशन लिखी, जो भी अयन होते हैं, सहायक मंडल अभियंता, उसको, और वहाँ से जो एप्लीकेशन थी वो उन्होंने जो डीआरएम महोदय हैं उनको एप्लीकेशन उन्होंने लिखी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, और उस एप्लीकेशन को उनको डिवीज़न पहुँचाना था। अब चूंकि मेरी जो ज्वाइनिंग थी यहाँ पर नज़दीक थी, मेरे को जल्दी ही बुलाया गया था डिवीज़न में रिपोर्ट करने के लिए, तो इस वजह से मेरे को ये प्रोसेस खुद करवानी थी। इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें थी वो 4 या 5 दिन में सारी चीज़ें करवा ली। क्वार्टर खाली करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ड्यू जो भी जमा करवाना, और ये सारी चीज़ें इंचार्ज वगैरह से साइन करवा के, और फिर जो मेरी फाइल है वो डिवीज़न में पहुँच गई, और डिवीज़न में पहुँचाई, और डिवीज़न में मेरी रिपोर्टिंग हो गई। और मैंने पहले ही उनको बोल दिया कि ऐसे मैं रेलवे में था। तो वहाँ पे दोस्तों एक एप्लीकेशन मेरे को देनी पड़ी कि भाई जैसे मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएगा, मैं आपको रिजाइन जो है यहाँ पर जमा करवा दूंगा। और एप्लीकेशन मैंने वहाँ पे सबमिट कर दी। एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ती है एपीओ के नाम से, डीपीओ के नाम से आप लिख सकते हैं, यानी कि सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी या वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी या मंडल कार्मिक अधिकारी, किसी के नाम पे लिख सकते हैं, क्योंकि यही आपकी पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस करवाते हैं। तो आप किसी के नाम पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एप्लीकेशन मैंने वहाँ पे सबमिट कर दी, और फिर रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था, और मेरे को टाइम दिया गया कि भाई आपको जो है इस बैच में आना है ट्रेनिंग के लिए। और मैं गया, मेरी 4 तारीख को ट्रेनिंग होने वाली थी, 4 मई को। लेकिन जैसे ही मेरे को पता नहीं था कि भाई मेरा रिजाइन तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन रेलवे से जो ओल्ड एचआरएमएस डेटा है उसको भी एग्जिट करवाना पड़ता है, वहाँ से डाटा हटवाना पड़ता है।
लेकिन मेरे को पता नहीं था और मैं सीधा जो ट्रेनिंग के लिए पहुंच गया। और जैसे उन्होंने मेरी ट्रेनिंग के लिए HRMS आईडी जनरेट करने की कोशिश करी तो मेरा पुराना डेटा वहाँ पर शो कर रहा था और उन्होंने मेरे को बोला कि आपका जो पुराना डाटा है यहाँ पर शो कर रहा है, आप अपना जो पुराना HRMS आईडी जो है इसको एग्जिट करवा के ही अपने जो भी बाबू लगते हैं डीलिंग क्लर्क होते हैं उनसे। तो मैं गया वापस से हमारा ADN ऑफिस फालना डीलिंग क्लर्क के पास और वहाँ से मेरी जो HRMS आईडी थी उसको मैं एग्जिट करवा के आया और तब तक उस बैच को यहाँ पर भेज चुके थे। और अब दोस्तों नेक्स्ट जो बैच है वो 18 मई को जाने वाला है और उसमें हमको दोबारा जो है बुला भी लिया गया है, लेटर भी आ चुका है कि आप जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर लेके आइए, आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने अपनी जो ज्वाइनिंग वो रिजाइनिंग जो प्रोसेस है यहाँ पर करवाई। सबसे पहले क्वार्टर खाली किया, जो भी बिल पेमेंट थे पेंडिंग थे उनका पेमेंट मैंने किया। उसके बाद में मेरी जो फाइल थी जिसमें रिजाइनिंग की एप्लीकेशन थी, उसके अलावा जो भी लीव रिकॉर्ड थे, सर्विस शीट थी, वो डिवीजन पहुंची और डिवीजन में विद 1 वीक के अंदर मेरा रिजाइन है एक्सेप्ट हो गया और उस रिजाइन को फिर मैंने जमा करवाया डिवीजन ऑफिस में, ठीक है, जहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग होनी थी। रिजाइन जो एक्सेप्ट होके आता है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, इस प्रकार का रिजाइन एक्सेप्ट होके आता है। इसको मैंने डिवीजन में जमा करवाया और उसके बाद दोस्तों मेरा HRMS आईडी से जो डेटा था उस वजह से मेरे को जो पिछला वाला बैच था 4 मई को उसमें मेरे को नहीं भेजा। और अब जो है नेक्स्ट बैच है दोस्तों 18 मई का, उसमें मेरे को यहाँ पर वापस से बुलाया गया है और मैं उस बैच में जाऊँगा और फिर आपको आगे की जो प्रोसीजर है यहाँ पर दोस्तों आपको बताऊँगा। तो फिर भी आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार से रेलवे के अंदर रिजाइनिंग के संबंधित में, तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको इसके ऊपर पूरा जो है एक अलग से डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।